वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। फिलॉसफी में मैं एक नई सीरीज का आगाज कर रहा हूं, पॉलिटिकल फिलॉसफी का। हम थोड़ा बहुत पॉलिटिकल थॉट को भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, आप जब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहां पे आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी का अलग से फोल्डर मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जिन पे मैं लेक्चर्स डिलीवर करता हूं, और वो लेक्चर्स में अपने एक फ्रेंड है उसके यूट्यूब चैनल पे मैं डिलीवर करता हूं। उन लेक्चर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस का अलग से फोल्डर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक, पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी होगी, पॉलिटिकल थॉट होगी, वो मैं अपने चैनल पे ही कवर कराऊंगा। ठीक हो गया। आज हमने डिस्कस करना है प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह चलेगा और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक, अब ये लेक्चर दो पार्ट्स में होगा, ये जो आइडियल स्टेट का है। ठीक, पहले इसकी पूरी आउटलाइन देखें, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट देखेंगे। जब ये आइडियल स्टेट का कंसेप्ट प्लेटो ने दिया तो क्या कंटेक्स्ट था। ठीक, फिर देखेंगे डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोल, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके सब पॉइंट्स हैं। व्हाट इज जस्टिस, हाउ इज जस्टिस रिलेटेड टू इंडिविजुअल, हाउ इज जस्टिस रिलेटेड टू स्टेट। फिर थ्योरी ऑफ एजुकेशन है जिसमें हम दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सिस्टमैटिक एजुकेशन और फॉर्मेशन ऑफ क्लासेस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। ठीक, फिर आएगा थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जिसमें दो पॉइंट्स आते हैं, प्रॉपर्टी और फैमिली। ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे कि फीचर्स ऑफ आइडियल स्टेट वैलिड टुडे। पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में, मैंने देखा भी है कि आइडियल स्टेट का, जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है, इसके कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आज भी वैलिड हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड पे क्रिटिसिज्म। अब ये सारी आउटलाइन है, दो पार्ट्स में है ये लेक्चर। फर्स्ट पार्ट में थ्योरी ऑफ एजुकेशन तक, यहां तक होगा। सेकंड पार्ट में थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म और ये जो फीचर्स हैं और क्रिटिसिज्म, वो डिस्कस करेंगे। आपने दोनों पार्ट्स देखने हैं। ठीक, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिल्कुल एक स्टोरी की तरह लें, ये एक स्टोरी ही है, ऐसे समझे। ठीक, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है। आए जरा आउटलाइन का सबसे पहला पॉइंट है कंटेक्स्ट। स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट ग्रीक की बात की जाए, जब सोक्रेटिस और प्लेटो का दौर था, तो वहां पे एंशिएंट ग्रीक में स्मॉल सिटी स्टेट्स होती थी। छोटी छोटी जो सिटीज होती थी वो अपने अंदर स्टेट्स होती थी। आजकल के दौर में अगर आप विलेज का कंसेप्ट लें ना, तो विलेज छोटे होते हैं, लोग डेली बेसिस पे एक दूसरे के फेसेस देख रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। यही हाल उस टाइम एंशिएंट ग्रीक में था। स्मॉल सिटी स्टेट्स थी, छोटी छोटी सिटीज थी, और हर सिटी अपने अंदर ही एक स्टेट थी। वहां पे एंशिएंट ग्रीक में डेमोक्रेसी थी, हर सिटी स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी थी। अब ये डेमोक्रेसी जो आजकल हम समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट उस तरह की नहीं है। आजकल तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फिर इलेक्शन होगा, हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वोट करेंगे, इलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट में भेजेंगे, फिर पॉलिसीज बनेंगी। लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। इसी तरह है ना।
वहां पे डेमोक्रेसी इस तरह नहीं थी, इनिशियल स्टेजेस थे। तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट एंशिएंट ग्रीक में ये था कि सारे मिल के बैठ जाते थे, क्योंकि छोटी सिटी होती थी, सारे एक दूसरे को जानते थे, तो मिल के एक जगह पे बैठ जाते थे और अपने सिटी के लिए गवर्निंग प्रिंसिपल्स बनाते थे, लॉज बनाते थे। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि हर जो सिटीजन है एंशिएंट ग्रीक के स्मॉल सिटी स्टेट्स में, वो बजाते खुद एक पॉलिटिशियन होता था। ठीक, एवरी सिटीजन वाज अ पॉलिटिशियन। ठीक, यहां तक बात समझ आई। अब एंशिएंट ग्रीक के अंदर जितनी भी स्मॉल सिटी स्टेट्स थी, उनमें से दो सिटी स्टेट्स एथेंस और स्पार्टा, इसका बड़ा नाम आता है। एथेंस जहां से सोक्रेटिस, प्लेटो ये बिलोंग करते थे, और स्पार्टा अलग एक सिटी स्टेट था। अब एथेंस और स्पार्टा की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, हर टाइम ये लोग लड़ते रहते थे। और सबसे फेमस जो वॉर है इनके दरमियान वो है पेलोपोनेशियन वॉर। क्या है? पेलोपोनेशियन वॉर। इसका पीरियड देखें, 431 टू 404 बीसी। ये पेलोपोनेशियन वॉर, ये 3 फेजेस में हुई। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, जनरल सुने। 3 फेजेस में हुई ये वॉर। अब इसमें यह था कि जब भी वॉर होती थी एथेंस हार जाता था, एथेंस हार जाता था, स्पार्टा जीत जाता था। अब प्लेटो ये सब चीजें नोट कर रहा था, वहां की डेमोक्रेसी को नोट कर रहा था कि लोग मिलके बैठ जाते हैं और गवर्निंग प्रिंसिपल्स बना देते हैं। ये नोट कर रहा था कि हमारा जो एथेंस है, हमारा सिटी स्टेट है, इसके अंदर भी खामियां हैं, हार जाता है स्पार्टा से। और स्पार्टा को अगर आप स्टडी करें ना, तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड था, उनके पास ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी स्पार्टा के पास। एथेंस के पास ये चीजें नहीं थी। ठीक, तो प्लेटो ये सब चीजें नोट कर रहा था। ठीक, तो फिर प्लेटो ने एक कंसेप्ट दिया आइडियल स्टेट का, कि एक स्टेट होनी चाहिए। अपनी उसने एक बुक लिखी द रिपब्लिक, उसमें उसने आइडियल स्टेट का जिक्र किया है। अब आइडियल स्टेट की जब वो बात कर रहा है, तो कैसी स्टेट होनी चाहिए, प्लेटो क्या कहना चाह रहा है? प्लेटो कहता है कि एक ऐसी स्टेट हो जिसमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोल हो। ठीक, स्पेशलाइजेशन हो, जस्टिस हो, एजुकेशन हो, कम्युनिज्म हो। अगर ये एलिमेंट्स होंगे तो वो स्टेट बहुत बेहतरीन होगी। ठीक, अच्छी तरह ग्रो करेगी वो स्टेट। ये इसका कंसेप्ट है आइडियल स्टेट का। बात समझ आई यहां तक? अब आए डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोल, सेकंड पॉइंट, जरूरी है, देखें, गौर से सुने। प्लेटो कहता है कि इंसान के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। ह्यूमन सोल हम इसको कहते हैं ना, ये उस टाइम एंशिएंट ग्रीक में, या अक्सर आपने फिलोसफर्स को देखा होगा, वो सोल कहते हैं, सोल। ठीक, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान के बहुत से एक्शंस जो हैं वो उसकी सोल की वजह से वो परफॉर्म करता है। सोल उसको मोटिवेट करती है मुख्तलिफ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, माइंड और सोल इसको यूनिटी में देखा जाता है। बहुत से फिलोसफर इसको यूनिटी में देखते हैं, सिंगल। ठीक, अलग अलग नहीं करते माइंड और सोल को। तो देखें जरा डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोल कि प्लेटो कहता है कि 3 ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। एपिटाइट, लस्ट, हर चीज की ख्वाहिश करना, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। ठीक, स्पिरिट, करेज, सेकंड एलिमेंट जो इंसानों के अंदर पाया जाता है, बहादुरी। थर्ड, इंटेलेक्ट, रीजन। ठीक,
सोचने की कैपेबिलिटी, रीजन आउट करने की कैपेबिलिटी। ठीक, आप देखें ये तीन एलिमेंट्स तो हैं इंसानों के अंदर, लेकिन ईच इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन इन वेरिइंग डिग्रीज, बट वन इज ऑलवेज डोमिनेंट। तीनों हैं इंसानों के अंदर, लेकिन इनमें से मुख्तलिफ डिग्रीज में ये मौजूद हैं, और इनमें से कोई एक होता है जो कि डोमिनेंट होता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सारी जिंदगी एपिटाइट के पीछे, लस्ट के पीछे भागते रहेंगे, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर स्पिरिट या करेज का एलिमेंट डोमिनेंट होगा, बहादुर होंगे। ठीक, उन्हें ये एपिटाइट और लस्ट, ये चीजें, इनसे कोई सरोकार नहीं होगा, उनके अंदर रीजन भी कम होगा, लेकिन बहादुर होंगे। फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर इंटेलेक्ट और रीजन सबसे ज्यादा होगा। ठीक, रीजन आउट कर सकते होंगे चीजों को, सबसे ज्यादा होगा। ठीक, thus society can be divided into 3 classes। अगर ये बात देखी जाए, प्लेटो कहता है कि अगर मुख्तलिफ डिग्रीज में ये तीन एलिमेंट इंसानों के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब हम सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। जिनके अंदर एपिटाइट या लस्ट सबसे ज्यादा है वो आर्टिजन क्लास होगी, वर्किंग क्लास, सिंपल अल्फाज में। ठीक, वर्किंग क्लास, आर्टिजन क्लास। ठीक, और आर्टिजन क्लास सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी। ठीक, क्योंकि करेज और रीजन, प्लेटो कहता है कि ये बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, और एपिटाइट या लस्ट इसे कहें, ख्वाहिशात के पीछे भागना, ये अक्सर लोगों में डोमिनेंट होता है। इसलिए जो आर्टिजन क्लास होगी ये सबसे बड़ी क्लास होगी। सेकंड पे आता है कि जिसके अंदर करेज या स्पिरिट सबसे ज्यादा होगा, बहादुरी उसके अंदर ज्यादा होगी, इस तरह के लोग मिलिट्री क्लास बनाएंगे। ठीक, थर्ड पे आता है रीजन, और जिन लोगों के अंदर रीजन ज्यादा होगा, इंटेलेक्ट ज्यादा होगा, थिंकिंग कैपेबिलिटीज उनकी अच्छी होंगी, वो बनाएंगे रूलर क्लास। अब यहां तक बात समझ आई? 3 क्लासेस बनेंगी। अब इसको हम मजीद आगे लेके चलते हैं। ये पोर्शन मैं रहने दूंगा, नहीं मिटाऊंगा, बाकी मैं इरेज कर दूंगा, क्योंकि इसकी अभी हम हेल्प लेते रहेंगे, आप लोगों को इजी लगेगा। इसको नोट कर लें, मैं लिख देता हूं बाकी। जी, तो आ जाएं, देखें ये वाला पोर्शन मैंने इरेज नहीं किया, थोड़ा सा इसका जरूरत है, इसलिए आए देखें। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ ह्यूमन साउल तो हमने स्टडी की, ये दरमियान वाले पोर्शन को छोड़ दें, फिलहाल इसको ना देखें। डिवीजन ऑफ ह्यूमन साउल तो हमने स्टडी की कि वो एंड पे जाते जाते 3 क्लासेस में डिवाइड कर देता है, आर्टिजियन क्लास, मिलिट्री क्लास, रूलर क्लास। ठीक, फिर प्लेटो बताता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, या इसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, कि सम मेन परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क बेटर देन अदर्स, सो दे शुड परफॉर्म ओनली दैट टास्क। कि कुछ लोग स्टेट के अंदर कोई फंक्शन अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्हें चाहिए कि सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म करें जिसमें वो बेहतर हैं। ठीक, देखो 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली है आर्टिजन क्लास, यहां पे प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन देखो कि देयर फंक्शन इज टू सप्लाई कम्युनिटी विद एसेंशियल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आर्टिजन क्लास कौन सी है? जिनके अंदर एपिटाइट या लस्ट है, ख्वाहिशात हैं। ठीक, तो ऐसे लोग अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जिनके अंदर ये डोमिनेटिंग फोर्स होती है कि वो उनके अंदर लस्ट होता है, एपिटाइट होती है, ऐसे लोग सोसाइटी के अंदर ट्रेड हो गई, ठीक, कम्युनिटी को एसेंशियल नेसेसिटीज प्रोवाइड करना, ऐसे लोग इस तरह के कामों के लिए फिट हैं। ये स्पेशलाइजेशन है। अब आर्टिजियन क्लास में से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, जाहिर सोसाइटी में डॉक्टर्स की भी जरूरत है, कुछ टीचर्स बनेंगे, कुछ उसके बाद
ट्रेडर्स बनेंगे। ठीक, तो ये लोग अपना फायदा भी देखते हैं ना, कि जाहिर है कोई डॉक्टर होगा तो फीस लेगा, कोई ट्रेडर होगा तो बिजनेस कर रहा है तो पैसों के लिए कर रहा है ना। तो ये लोग फिट हैं आर्टिजन क्लास वाले, कि वो कम्युनिटी के अंदर जो एसेंशियल नेसेसिटीज हैं, ट्रेड हो गई और जो कम्युनिटी को फायदे पहुंचाने हैं, उन कामों के लिए ये क्लास फिट है। और ये क्लास क्यों बनी? क्योंकि इनके अंदर एपिटाइट या लस्ट सबसे ज्यादा है, डिजायर्स हैं। ठीक, ये स्पेशलाइजेशन है। अब इनके अंदर, आर्टिजन के अंदर करेज नहीं है, इसलिए ये लोग मिलिट्री क्लास में नहीं जा सकते। इनके अंदर रीजन नहीं है, कम है। ठीक, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स एपिटाइट या लस्ट है, रीजन कम है, इसलिए ये लोग रूलर के फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, तो इनके लिए ये क्लास फिट है इनके नेचर के मुताबिक। ये है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। आगे आओ सेकंड क्लास की तरफ, मिलिट्री क्लास। देयर फंक्शन इज टू डिफेंड लैंड एंड पीपल। मिलिट्री क्लास में क्या चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है? ऐसे लोग जिनके अंदर करेज या स्पिरिट सबसे ज्यादा हो। फिर ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मिलिट्री की ड्यूटीज परफॉर्म करें, स्टेट को प्रोटेक्ट करें, लोगों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनके अंदर ये डोमिनेटिंग फोर्स है कि उनके अंदर करेज है, बहादुरी है। ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गई, कि अलग कर दिया कैटेगरी को, कि यार इन लोगों के अंदर करेज है तो इनको चाहिए कि ये सिर्फ मिलिट्री के फंक्शन परफॉर्म करें, ये ऊपर वाली क्लास के साथ इसको मिक्स मत करो। ठीक, यहां तक बात समझ आई। थर्ड पे देखें, रूलर क्लास। अब प्लेटो कहता है कि स्टेट, अगर कोई स्टेट होगी तो जाहिर बात है स्टेट नीड्स रैशनल लॉज विच कैन ओनली बी मेड बाय रैशनल मैन। अगर कोई स्टेट है तो इसका मतलब उसके लिए रैशनल लॉज की जरूरत है ना, स्टेट को चलाने के लिए, और वो रैशनल लॉज सिर्फ रैशनल मैन ही बना सकता है, जो बंदा रैशनल हो, विच मीन्स कि जिसके अंदर रीजन हो वही बना सकता है। तो रीजन किसके अंदर पाया जाता है? प्लेटो कहता है फिलोसोफर के अंदर। तो रूलर कौन बन सकता है? फिलोसोफर। इसलिए प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसमें कंसेप्ट आता है फिलोसोफर किंग का, कि फिलोसोफर बादशाह होगा, रूलर होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रीजन है और वो रैशनल लॉज बना सकता है। यहां तक बात समझ आई? ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी इसे कहते हैं, कि इन लोगों के नेचर के मुताबिक कैटेगराइज करो। ठीक, और फिर जो जिसका जैसा नेचर है वो फिर उसी काम को परफॉर्म करे जो जिस काम में बेहतर है। इनके अंदर लस्ट है, इनके अंदर एपिटाइट है, ये एसेंशियल जो नेसेसरीज हैं लाइफ की, उनमें ये अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इनके अंदर करेज है तो ये मिलिट्री की ड्यूटीज अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। इनके अंदर रीजन पाया जाता है तो ये रूलर की ड्यूटीज अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है। कैटेगराइज कर दिया कि आप इस चीज में अच्छे हो, आप इधर जाओ, आप इस चीज में अच्छे हो, आप इस क्लास से बिलोंग करते हो। ठीक, यहां तक बात समझ आई? आगे आओ। क्वेश्चन है, व्हाट दिस क्लास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन हैव टू डू विद जस्टिस। ये जो इसने क्लास डिवीजन की है, स्पेशलाइजेशन का हमें बताया प्लेटो ने, इसका जस्टिस के साथ क्या काम है? देखो, अब हम एंटर हो रहे हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। ठीक, तो अब क्लास डिवीजन और स्पेशलाइजेशन का जस्टिस के साथ क्या काम है? देखो, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इंटर हो जाते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में। एंशिएंट ग्रीक में लोग जस्टिस को किस तरह अंडरस्टैंड करते थे? क्या कंसेप्ट था उस टाइम? वो कहते थे कि जस्टिस, जो इंसाफ है, वो ये है कि स्पीकिंग ट्रुथ, सच बोलना, पेइंग डेट्स, कर्ज अदा कर देना, ये भी इंसाफ है, ओबे लॉज, लॉज को ओबे करना, ये भी इंसाफ है, जस्टिस है।
प्लेटो कहता था कि नहीं बाबा, तुम लोग क्या सोच रहे हो, जस्टिस इज समथिंग मोर देन ऑल दैट। जो तुम सोच रहे हो, स्पीकिंग ट्रूथ, पेइंग डेट्स, ओबे लॉज, जस्टिस इनसे ऊपर है। तो फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जस्टिस? आउटलाइन का क्वेश्चन, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस फिर क्या है अगर इन सब से ऊपर है? प्लेटो कहता है, गिविंग एवरी पर्सन हिज ड्यू। ठीक, कि हर बंदे को उसका ड्यू दो, उसका शेयर दो। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ड्यू? क्या है ड्यू? प्लेटो के मुताबिक ड्यू क्या है? देखो, टू बी असाइन्ड अ पर्टिकुलर टास्क विच ही इज बेस्ट क्वालिफाइड टू परफॉर्म। ये ड्यू है, यही जस्टिस है कि हर बंदे को वो काम दो जिसके अंदर वो बेहतर है कि वो उसे परफॉर्म कर सके। हर बंदे को वो काम दो जिसमें वो बेहतर है। ठीक, ये जस्टिस है। ठीक, ईच क्लास विल प्ले द रोल फॉर विच इट इज बेस्ट क्वालिफाइड बाय विर्चू ऑफ इट्स डोमिनेट मोटिवेटिंग फोर्स। ये जो क्लास डिवीजन की है, प्लेटो कह रहा है, उनमें से हर क्लास विल प्ले द रोल, अपना रोल परफॉर्म करेगी, विच इट इज बेस्ट क्वालिफाइड बाय विर्चू ऑफ इट्स डोमिनेंट मोटिवेटिंग फोर्स। उसके अंदर जो चीज डोमिनेंट है, क्योंकि हमने क्लास डिवीजन की, तो जो चीज डोमिनेंट है उन लोगों के अंदर, वो फिर अपने फंक्शंस अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। रूरल क्लास की एग्जांपल लो, इसमें ये सबसे छोटी क्लास है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, क्योंकि रूलर जो है वो तादाद में कम होंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के अंदर रीजन होता है वो बहुत कम होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, वो तादाद में कम होते हैं, इसलिए रूलर क्लास सबसे छोटी होगी। ठीक, तो अब रूलर क्लास को हमने ये ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, अलॉट कर दिए कि भाई आपने रूल करना है, क्योंकि आपके पास रीजन है, आप बेस्ट क्वालिफाइड हो रूल करने के लिए, और ये रीजन आपकी डोमिनेंट मोटिवेटिंग फोर्स है। इसी तरह मिलिट्री क्लास पे आ जाओ, तो आपके अंदर करेज मोटिवेटिंग फोर्स है, सबसे डोमिनेंट है, तो आप बेस्ट क्वालिफाइड हो कि आप डिफेंस की एक्टिविटीज परफॉर्म करो। आर्टिजन पे आओ, इनके अंदर लस्ट सबसे ज्यादा है, मैं और आप। ठीक, तो हमारी क्या ड्यूटीज होंगी कि भाई सोसाइटी के जो बाकी जितने मामलात हैं, ट्रेड हो गई और जितने मामलात हैं, वो सारे हमने परफॉर्म करने। इकोनॉमी जनरेट करना भी हमारा काम होगा। ठीक, फिलोसफर, ये जो रूलर क्लास है या मिलिट्री क्लास है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इकोनॉमी जनरेट करनी है, वो फिर सारा इसका काम है, आर्टिजन क्लास का है। ठीक, तो क्योंकि वो बेस्ट क्वालिफाइड है। यहां तक बात समझ आई? आगे आओ। जस्टिस डेवलप्स इंटरनल हार्मनी। इस क्वेश्चन का आपको जवाब यहां तक मिला या नहीं मिला कि क्लास डिवीजन और स्पेशलाइजेशन की क्यों जरूरत है हमें, इसका जस्टिस के साथ क्या काम है? ये आंसर है इसका कि भाई जो जिस चीज में बेस्ट क्वालिफाइड है उसको वो फंक्शन अलॉट करो ताकि वो परफॉर्म करे, क्योंकि वो उसके अंदर बेस्ट है। यही जस्टिस है। आप समझ आए? आगे देखो, क्योंकि अभी हमने इस थ्योरी को आगे भी लेके चलना है कि जस्टिस डेवलप्स इंटरनल हार्मनी बोथ इन इंडिविजुअल एंड इन स्टेट। कि जो जस्टिस है वो इंटरनल हार्मनी डेवलप करता है इंडिविजुअल्स के अंदर भी, इंडिविजुअल्स कर दो इसको एस, इंडिविजुअल्स के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी एक ऑर्डर लाता है। ठीक, कैसे? क्वेश्चन है ना कि कैसे लाता है ऑर्डर। तो मैं अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं, थ्योरी ऑफ जस्टिस इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। ये पोर्शन मैं इरेज करता हूं, यहां पे मैं कंप्लीट कर दूंगा कि वो जो आउटलाइन में क्वेश्चन था कि ये किस तरह रिलेटेड है इंडिविजुअल के साथ, ये किस तरह रिलेटेड है स्टेट के साथ, ये बात इससे आगे ही एक्सटेंशन आ रही है। ठीक, नोट करें, मैं इसको इरेज करके लिख दूं। देखें, बात हम कर रहे थे कि जस्टिस डेवलप करता है इंटरनल हार्मनी
इन इंडिविजुअल्स एंड इन स्टेट। ठीक, तो फिर क्वेश्चन आता है हाउ इज जस्टिस रिलेटेड टू इंडिविजुअल, कैसे रिलेटेड है? देखो प्लेटो कहता है जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ अ पर्सन लिव्स अ लाइफ इन विच द प्राइमरी इंपल्स इज मेड टू सर्व द कम्युनिटी एंड लेसर इंपल्सेस आर स्ट्रिक्टली कर्ब्ड। जस्टिस इंडिविजुअल के साथ कैसे रिलेटेड है कि जस्टिस तब आएगा इंडिविजुअल्स के अंदर जब इंडिविजुअल्स अपनी प्राइमरी इंपल्स के मुताबिक एक्ट करेंगे। प्राइमरी इंपल्स क्या? प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स या डोमिनेंट मोटिवेटिंग फोर्स। किसी के अंदर रीजन होगा, किसी के अंदर करेज होगा, किसी के अंदर एपिटाइट या उसे लस्ट कहो वो होगा। तो जो भी डोमिनेंट है वो प्राइमरी इंपल्स है। तो इंडिविजुअल को चाहिए कि अपनी जो प्राइमरी इंपल्स है उसके मुताबिक जो डोमिनेंट इंपल्स है, चाहे वो करेज है, चाहे वो रीजन है, चाहे वो लस्ट है, उसके मुताबिक अपना फंक्शन अपनी रेलिवेंट क्लास के अंदर परफॉर्म करे। अपनी रेलिवेंट क्लास के अंदर वो फंक्शन परफॉर्म करे। और जो दो इंपल्स बच जाती हैं, करेज और वो जो दूसरी है क्या नाम है उसका, रीजन। सपोज करें आर्टिजन क्लास के अंदर कौन सी इंपल्स डोमिनेंट है? लस्ट। तो जस्टिस सर्व होगा कि जितने भी इंडिविजुअल आर्टिजन क्लास के अंदर आते हैं वो अपनी इसी जो प्राइमरी इंपल्स है इसके मुताबिक अपना फंक्शन परफॉर्म करें। और जो लेसर इंपल्सेस हैं, यहां पे लेसर इंपल्सेस क्या होंगी? करेज और रीजन। ये दो लेसर होंगी ना, कम है, इनके अंदर लस्ट ज्यादा है आर्टिजियन के अंदर। तो उन्हें चाहिए कि उनको कर्ब कर दें, उनके ऊपर बिल्कुल भी काम ना करो करेज और रीजन के ऊपर, बल्कि उनको दबाए रखो। क्योंकि आपकी डोमिनेंट जो फोर्स है, इंपल्स है, वो लस्ट है। तो अपनी उसी इंपल्स के मुताबिक काम करते जाओ। इधर आओ, मिलिट्री क्लास में डोमिनेंट कौन सी है? करेज। करेज डोमिनेंट है ना। और यहां पे लेसर कौन सी होगी? लस्ट और रीजन। तो फिर यहां पे भी इंडिविजुअल को चाहिए कि वो अपनी जो प्राइमरी इंपल्स है, अपनी जो प्राइमरी इंपल्स है करेज, उसके मुताबिक अपनी क्लास में एक्शन परफॉर्म करे। और जो लेसर इंपल्सेस हैं, रीजन और यहां पे लस्ट, मिलिट्री क्लास में लोगों में कम है, लेसर इंपल्स है, तो उसको दबाए रखे। ठीक, इसी तरह रूलर क्लास है, डोमिनेंट क्या है? रीजन। प्राइमरी इंपल्स है रीजन। और यहां पे लेसर क्या है? लस्ट और करेज। तो यहां पे फिर जिस बंदे के अंदर रीजन पाया जा रहा है, डोमिनेंट है, प्राइमरी इंपल्स है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी रूलर क्लास के अंदर वो इसी को, अपनी प्राइमरी इंपल्स को उसके मुताबिक एक्ट करता रहे। और जो लेसर इंपल्सेस हैं, रूलर क्लास के अंदर लेसर इंपल्सेस क्या हैं? करेज और लस्ट। इसके ऊपर काम ना करे बल्कि इसको दबाए रखे। ये जस्टिस होगा। ठीक। हाउ इज जस्टिस रिलेटेड टू स्टेट? अब स्टेट के साथ फिर जस्टिस कैसे रिलेटेड है? चलो इंडिविजुअल का तो मान लिया कि उसे अपनी प्राइमरी इंपल्स को देखना है और उसके मुताबिक काम करना है, और जो अपनी लेसर इंपल्सेस हैं उनको दबाए रखना है। स्टेट के साथ भाई कैसे होगा कि जस्टिस इन द स्टेट विल बी सर्व्ड when all three classes exercise self control and non intervention in the affairs of others। ये जस्टिस होगा कि भाई जो क्लास से आप बिलोंग कर रहे हो, उन तीनों क्लासेस में ये चीज होनी चाहिए कि आर्टिजियन
मिलिट्री क्लास में कोई मुदाखलत ना करे, मिलिट्री क्लास आर्टिजियन या रूलर क्लास में कोई मुदाखलत ना करे, जो रूलर है वो मिलिट्री या आर्टिजियन क्लास में कोई मुदाखलत ना करे, विच मीन्स नॉन इंटरवेंशन हो, एक दूसरे की क्लासेस में मुदाखलत ना करो, सेल्फ कंट्रोल रखो अपने ऊपर। ठीक, तो हर क्लास अपने आप में माहिर है, क्योंकि हर क्लास की अपनी एक प्राइमरी इंपल्स है। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि इन क्लासेस को अलग रखो, हर क्लास सेल्फ कंट्रोल रखे अपने ऊपर, दूसरे के मामलात में इंटरफेयर ना करे। आर्टिजियन का मिलिट्री या रूलर क्लास में कोई काम नहीं, अपनी क्लास से काम रखो। मिलिट्री का आर्टिजियन और रूलर क्लास में कोई काम नहीं, रूलर का मिलिट्री और आर्टिजियन क्लास में कोई काम नहीं, इंटरवेंशन नहीं करनी, बस जो क्लासेस डिवाइड कर दी गई हैं अपनी क्लास के अंदर रहो और अपना फंक्शन परफॉर्म करो। ये जस्टिस है स्टेट के साथ। ठीक, कि नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ अदर क्लासेस। ठीक, अब क्वेश्चन आता है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी भाई, क्लासेस डिवाइड की, फिर स्पेशलाइजेशन को देखा, फिर जस्टिस के साथ रिलेट किया। ओ भाई ये तो बता कि हाउ डू वी नो विच इंपल्स इज डोमिनेंट, ये कैसे पता चलेगा हमें कि भाई कौन सी इंपल्स मेरे अंदर डोमिनेंट है, मेरे अंदर करेज डोमिनेंट है, मेरे अंदर रीजन डोमिनेंट है, मेरे अंदर लस्ट डोमिनेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो प्लेटो ने कहा सब्र कर जा बच्चे, इसका भी जवाब है मेरे पास। एजुकेशन की थ्योरी तो जरा पढ़ मेरी। तो आओ भाई थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं, वहां से पता चलेगा कि इंसान के अंदर कौन सा जो फोर्स है वो डोमिनेंट है, रीजन है, करेज है या लस्ट है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, वीडियो लंबी है, 2x पे लगा के देख लिया करो यार, तो इसको नोट कर ले जी। तो आ जाए देखें, क्वेश्चन था कि कैसे पता चलेगा कि भाई किसके अंदर कौन सा ट्रेट या कौन सा इंपल्स डोमिनेंट है। प्लेटो कहता है भाई एजुकेशन से पता चलेगा। तो जरा देखें कि उस टाइम ग्रीक के अंदर एजुकेशन का कंसेप्ट क्या था, लोग कितना एजुकेशन हासिल करते थे, पहले उसको देखते हैं फिर प्लेटो की बात पे जाते हैं। देखें एथेंस के अंदर लोग सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करते थे, जिस तरह हम कहते हैं ना प्राइमरी एजुकेशन, लोग सिर्फ इतनी ही एजुकेशन हासिल करते थे, एलिमेंट्री एजुकेशन एथेंस के अंदर। वुमन वो, अच्छा एक चीज याद रखें, जब सिंगुलर होगा तो वुमन कहना, जब प्लूरल होगा तो विमेन कहना। विमेन वर नॉट सब्जेक्ट टू एजुकेशन। ठीक, एथेंस में विमेन का एजुकेशन के अंदर कोई रोल नहीं था, ना वो तालीम हासिल करती थी। प्लेटो ने जब ये चीजें ऑब्जर्व की तो प्लेटो ने कहा कि इनएफिशिएंसी ऑफ एथेनियन एजुकेशन रिजल्टेड इन इनकम्पिटेंस, कि एथेनियन के जो लोग हैं ये इनकम्पिटेंट हैं, इसी वजह से हैं क्योंकि वहां के लोग, एथेनियन लोग एजुकेशन हासिल नहीं करते, वहां की एजुकेशन इनएफिशिएंट है। वेलफेयर ऑफ अ स्टेट डिपेंड्स अपॉन एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक, ये अपोस्ट्रोफी नहीं आता, कि जो वेलफेयर है किसी एक स्टेट की वो उसकी एजुकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि सिटीजन्स प्रॉपरली ट्रेन्ड हो, एजुकेटेड हो। ठीक, इसलिए प्लेटो ने एजुकेशन का एक सिस्टमैटिक एजुकेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर उसने पेड अटेंशन टू विमेन एजुकेशन, क्योंकि विमेन एजुकेशन यहां पे नहीं थी, तो प्लेटो ने कहा कि नहीं, विमेन को भी एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी आइडियल स्टेट के अंदर। तो आउटलाइन का जो पॉइंट है सिस्टमैटिक एजुकेशन, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, आ जाओ भाई, एजुकेशन। प्लेटो ने एजुकेशन को ना दो फेजेस में डिवाइड किया, एक एलिमेंट्री एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री मैंने लिखा 0 to 20 ईयर्स, यानी बचपन से 20 साल तक इसका पीरियड है। हायर एजुकेशन का 20 से 50 साल तक, 50 ईयर्स
ठीक, ये जहां पे वाई 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 लिखा है इसका मतलब ईयर्स। अब एलिमेंट्री को देखें इसने कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाया हुआ है कि 0 to 6 ईयर्स बच्चा, ठीक, एजुकेशन हासिल करेगा। क्या पढ़ेगा? मोरल स्टोरीज, जस्ट यही पढ़ेगा, मोरल स्टोरीज। कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, मोरल स्टोरीज, ठीक। फिर जब वो 6 से 18 ईयर्स का हो जाएगा, 6 से 18 साल, इस दौरान वो क्या चीजें पढ़ेगा? 6 से 18 साल के दौरान म्यूजिक, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात की जा रही है, प्लस पोएट्री, प्लस लिटरेचर, प्लस जिम्नास्टिक, ये पढ़ाए जाएंगे बच्चे को। म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो गया, पोएट्री और लिटरेचर में सिर्फ वो पोएट्री और लिटरेचर पढ़ाया जाएगा जो स्टेट के मुताबिक होगा, ठीक। स्टेट डिवाइस करेगी कि कौन सी पोएट्री पढ़ानी है, कौन सा लिटरेचर आपने पढ़ाना है। ऐसा नहीं हो कि रेवोल्यूशनरी लिटरेचर पढ़ा रहे हो, रेवोल्यूशनरी पोएट्री पढ़ा रहे हो, आगे से बच्चे ने प्लेटो को गले में पकड़ा हुआ है, इस तरह ना हो, ठीक। ये प्लेटो भी इस चीज को सोच रहा था कि आगे चल के कहीं ये ना हो मुझे ही लोग गले से पकड़ लें। तो पोएट्री और लिटरेचर भी वो जो स्टेट अप्रूव करे वो पढ़ाया जाएगा, प्लस जिम्नास्टिक होगा, क्योंकि बच्चों की फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। और जिम्नास्टिक पढ़ाना इसलिए भी जरूरी है ताकि बच्चे आगे चल के कुछ सोल्जर क्लास में भी तो जाएंगे ना, पता चलेगा कि यार जिम्नास्टिक से किस बच्चे के अंदर करेज है, ब्रेवरी है, तो वो जिम्नास्टिक से पता चलेगा। आपको मैं कहूँ जंप लगाओ इधर से, आप लगा सकोगे या नहीं, तो पता चल जाएगा कि आप बहादुर हो या नहीं। तो प्लेटो भी समथिंग लाइक दैट वहां पे आइडियल स्टेट में करना चाह रहा था। यहां तक समझ आई? 6 से 18 साल तक। फिर 18 से 20 साल तक सिर्फ जिम्नास्टिक होगा, ठीक, फिजिकल ट्रेनिंग होगी सिर्फ। फिर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 20 इयर्स, जब लड़का 20 साल के जब हो जाएंगे बच्चे, तो फर्स्ट एग्जाम होगा, पहला एग्जाम। अब जाहिर बात है उसमें कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। जो फेल हो जाएंगे, मैंने यहां पे ए लिखा हुआ है, विच मीन्स कि वो आर्टिजियन क्लास में चले जाएंगे, क्योंकि वो फेल हो गए, विच मीन्स कि वो आगे मिलिट्री क्लास के लिए फिट नहीं है। देखो 18 से 20 साल में सिर्फ जिम्नास्टिक पढ़ाई जा रही है, सिर्फ जिम्नास्टिक है। तो जो बच्चे फेल हो गए, जाहिर बात है वो फिर आगे फिजिकली फिट नहीं है, तो उनको कैसे हम सोल्जर बनाएं? तो वो डायरेक्ट आर्टिजियन क्लास में चले जाएंगे। मेरी और आपकी बात हो रही है, अगर हम इस एग्जाम में बैठते तो फेल हो जाते, ठीक। फर्स्ट एग्जाम 20 साल में, और जो पास हो गया वो मूव ऑन करेगा कहां पे? हायर एजुकेशन की तरफ। समझ आई? अब हायर एजुकेशन 20 से 50 साल तक चलेगी। इसमें भी देखो किस तरह इसने डिवाइड किया है कि 20 से 35 साल तक बेसिक्स ऑफ मैथ, लॉजिक प्लस फिलॉसफी ये पढ़ाया जाएगा 20 से 35 साल तक की एज तक। फिर सेकंड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 35 साल में। पहला एग्जाम 20 साल में था, 20 इयर्स में। सेकंड एग्जाम 35 इयर्स में कंडक्ट किया जाएगा, जब एज 35 इयर्स हो जाएगी। ये नहीं कि 35 साल बाद जाके कंडक्ट किया जाएगा, जब एज 35 इयर्स हो जाएगी सेकंड एग्जाम आएगा। अब इसमें भी कुछ फेल होंगे, कुछ पास हो जाएंगे। जो बच्चे फेल हो जाएंगे, जो बच्चे तो नहीं कह रहा, अभी तो माशाल्लाह 35 साल के हो गए, तो जो फेल हो जाएंगे वो मिलिट्री क्लास में जाएंगे, एम लिखा हुआ है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, मैथ, लॉजिक और फिलॉसफी को समझने के काबिल नहीं कि वो आगे रूलर की क्लास तक जाएं। फेल हो गए ना, इसलिए मिलिट्री क्लास में चले जाएंगे। जो पास हो गए वो मूव ऑन करेंगे आगे। 35 से फिर 50 इयर्स तक, 50 इयर्स तक जो मतलब प्रॉपर एक बूढ़ा आदमी बन जाए। 40 के बाद ढलवान शुरू हो जाती है ना, तो 50 इयर्स तक क्या पढ़ाया जाएगा? एडवांस्ड मैथ प्लस लॉजिक प्लस फिलॉसफी, ये पढ़ाया जाएगा। अब यहां पे
प्लेटो के जो एजुकेशनल सेटअप है उसमें सिर्फ 2 एग्जाम है। एक 20 इयर्स का जब बच्चा होगा तब फर्स्ट एग्जाम होगा, जब बच्चे 20 इयर्स की एज में होंगे, और दूसरा एग्जाम तब होगा जब आदमी 35 इयर्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो थर्ड ये पॉइंट है 35 to 50 इयर्स, एडवांस मैथ, लॉजिक और फिलॉसफी जब पढ़ा लिया तो कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल फिलोसफर किंग बनेगा। क्योंकि यहां तक तो बहुत कम लोग पहुंचेंगे ना, मे बी सिर्फ 10 बंदे पहुंचे, लेकिन उस 10 बंदों में सारे तो फिलोसफर किंग नहीं बनेंगे। रूलर क्लास से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन सारे तो फिलोसफर किंग नहीं बन सकते ना, एक बनेगा रूलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल वो फिलोसफर किंग बन जाएगा जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल सबसे ज्यादा होगा। अब बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि इंटेलेक्चुअल लेवल सबसे ज्यादा है, यही पॉइंट इसका क्रिटिसिज्म में आता है। ठीक, तो क्रिटिसिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस पे क्या क्या क्रिटिसिज्म आ सकता है, एजुकेशन पे क्या क्या क्रिटिसिज्म आ सकता है, कम्युनिज्म जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस पे क्या क्या क्रिटिसिज्म आ सकता है, उसकी टेंशन ना लो, वो डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप में हिम्मत हुई सेकेंड पार्ट देखने की तो आपको समझ आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई कि भाई इंटेलेक्चुअल लेवल पे 10 बंदे निकल आए भाई हायर एजुकेशन में, तो 10 बंदों में से जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल सबसे ज्यादा होगा वो फिलोसफर किंग बनेगा। आउटलाइन का अगला पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ क्लासेस। ये है भाई, प्लेटो कहता है कि आर्टिजियन क्लास कौन होगी, कौन से लोग होंगे इसमें, पता चल गया ना आर्टिजियन क्लास का कि भाई ये लोग जिम्नास्टिक में फेल हैं, नहीं कर सकते, फेल हो गए, तो इट मींस ये आगे ब्रेवरी और करेज इनके अंदर नहीं है। अगर ये जिम्नास्टिक में फेल हैं तो आगे इसका मतलब ये एडवांस मैथ, लॉजिक, फिलॉसफी इसमें भी नाकाम है। तो आर्टिजियन क्लास में कौन आते हैं, हु फेल्ड फर्स्ट एग्जाम एट द एज ऑफ 20 इयर्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो, कि जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम फेल किया जब उनकी उम्र एज 20 इयर्स की थी, उन्होंने एग्जाम फेल किया, वो सारे के सारे आर्टिजियन क्लास में चले जाएंगे। सेकंड पे आती है मिलिट्री क्लास, हु फेल्ड सेकंड एग्जाम 35 इयर्स में, जो सेकंड एग्जाम हुआ कंडक्टेड एट द एज ऑफ 35 इयर्स, 35 इयर्स जब उनकी एज थी तब जो उन्होंने सेकंड एग्जाम फेल किया वो जाएंगे मिलिट्री क्लास में। थर्ड पे आता है रूलर क्लास, यहां से आपका फिलोसफर किंग निकलेगा। रूलर क्लास से 10 बंदों ने यहां तक पहुंचे, 5 पहुंचे, उनमें से एक बंदा फिलोसफर किंग बनेगा, कोई एग्जाम नहीं। वन हु हैज हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल एमंग अदर फिलोसफर्स, कौन बनेगा फिलोसफर किंग, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल दूसरे फिलोसफर से ज्यादा होगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ आई। अब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके फीचर्स, जो जनरल आइडियल स्टेट के फीचर्स जो आज भी वैलिड हैं वो पढ़ेंगे, फिर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। तो यहां तक बात समझ आई। अब सेकंड पार्ट जरूर देखना, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।